नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जीवों में विविधता, यह हमारा चैप्टर चल रहा है और एक और सेशन प्रश्न और उत्तर का लेकर हम आपके सामने आए हैं। और ये हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट सेशन है। इसके बाद जो हमारा सेशन आप देखेंगे उसमें हम एक नया चैप्टर आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए थोड़े से प्रश्न और उत्तर के साथ साथ हम रिवीजन भी करते हैं चैप्टर का। तो पहला हमारा जो प्रश्न आ रहा है आज का वो है, जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है। अब हम इतना वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, लाभ के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। तो हमारे ये जो हम पॉइंट से 1 2 3 पढ़ने जा रहे हैं, ये इनके लाभ हैं। विभिन्न जीवों के अध्ययन को सरल और आसान बनाता है। जीवों के विभिन्न समूह के बीच संबंध स्थापित करता है। जीवों के क्रमिक विकास को समझने में सहायक होता है। और ये हमारा, जैसे हमने जैव विकास के बारे में पढ़ा था कि वर्गीकरण और जैव विकास में एक रिलेशन है कि जैसे जैसे जैव विकास हुआ उसी प्रकार से उतने ही जीव जंतु इस धरती पर बनते चले गए। तो और जब इतने ज्यादा जीव जंतु हैं तो उनको स्टडी करने के लिए हमें वर्गीकरण करना पड़ा। और अब देखिए कि जब हमने अभी देखते हैं, हमने सरीसृप का ले, हम मैमल्स का ले, हम एव्स जो पक्षी वर्ग है उसका ले, तो हम अगर हमने कह दिया कि ये जंतु इस वर्ग में आ रहे हैं, हमें फिर उनका हम देखेंगे सारे उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें पता चल जाएगा। ये सब जो जीव हैं ये इस प्रकार का एक बिहेवियर रखते हैं। आर्थ्रोपोडा का लीजिए, हम मक्खी है, मच्छर है, कॉकरोच है, बस। अब हम जो एक कॉकरोच के कैरेक्टरिस्टिक्स है, काफी कुछ हमें वो मक्खी मच्छर में भी देखने को मिलेंगी। तो अगर हमें उनकी स्टडी करनी है तो हम उनकी स्टडी इजली कर सकते हैं। तो जो वर्गीकरण एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको इंटरेस्ट है जीवों के बारे में जानने का। ओके, सो नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, वर्गीकरण में पन्ना नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, वर्गीकरण में पदानुक्रम निर्धारण के लिए दो लक्षणों में से आप किस लक्षण का चयन करेंगे। तो वर्गीकरण में पदानुक्रम, थोड़ा सा वर्ड कठिन लगता है कभी कभी बोलने में। पदानुक्रम निर्धारण के लिए ऐसे लक्षण का चुनाव करते हैं जो पहले लक्षण पर निर्भर है और अगले स्तरों को निर्धारित करता है, जैसे कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति या अनुपस्थिति। फिर एक कोशिकीय या तथा बहुकोशिकीय जीव के ये हम ये इस टाइप से देखते हैं कि कैसे हमारा एक, सबसे पहले हमने जो एक देखा था कि न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कैसे हम देखा कि पहले सिर्फ एक डीएनए मटेरियल बैक्टीरिया जैसे उसमें रहता था सेल्स में, लेकिन धीरे धीरे वो एक मेम्ब्रेन में एनक्लोज होता चला गया। और एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव, ये तो आप याद हो गया होगा, बहुत बार हम लोग इस बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, जीवों में 5 जगत में वर्गीकरण के आधार की व्याख्या कीजिए। लंबा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो जीवों के 5 जगत के में वर्गीकृत करने के लिए निम्न विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है। कोशिकीय संरचना, तो कोशिकीय संरचना के आधार पर हमने यह डिसाइड करा है कौन से, किनको हम प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में रखेंगे और किनको हम यूकैरियोटिक कैटेगरी में रखेंगे। फिर एक कोशिकीय जीव अथवा बहुकोशिकीय जीव, जब हमारा ये डिसाइड हो गया कि कोई प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक का डिफरेंस आ गया, तब हमने ये देखा कि वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। कोशिका में कोशिका भित्ति की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, कि उसमें सेल वॉल मिल रही है या नहीं। और फिर हमने देखा उनकी पोषण की विधि, कि वो किस प्रकार अपना पोषण करते हैं। क्या वो स्वयं अपना पोषण कर लेते हैं जैसे सारे पादप करते हैं, या वो एक दूसरे किसी और सोर्स पे डिपेंडेंट है जिनसे वो अपना पोषण ग्रहण करते हैं। और उसके बाद एक और पॉइंट है शारीरिक विकास का स्तर। ये आप अगर आपके और कहीं से आपको आंसर्स मिलना है तो कहीं कहीं आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैं इसको तैयार कर रही थी मुझे लगा ये भी एक पॉइंट आपके साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है, ये थोड़े से हमारे जो आपके चैप्टर के एंड में जो प्रश्न है वो आज इस सेशन में ले रहे हैं, तो थोड़े से लंबे जरूर है, लेकिन इससे हमारा चैप्टर का रिवीजन भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो नेक्स्ट जो आज का प्रश्न आ रहा है वो आ रहा है, पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन है, इस वर्गीकरण का क्या आधार है। सो बच्चों,
पादप जगत के प्रमुख जो दो वर्ग हैं वो हैं क्रिप्टोगैम और फेनरोगैम। अब इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपको इसको आपकी टीचर को या आपको आंसर्स दे रही हैं या आप कोई ट्यूशन से ले रहे हैं या कहीं से आपको कोई बता रहा है, तो आपको दो प्रकार से इसके उत्तर मिलेंगे। या तो सीधे आपको ये नाम मिलेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, आपको डायरेक्ट ये नाम मिलेंगे। कहीं कहीं आपको इस वे में मिलेगा क्रिप्टोगैम और फेनरोगैम। मैं आपको इस टाइप से इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमारा जो टारगेट रहता है कि आपको हर टाइप का एक रिवीजन भी हो जाए। तो हम इसलिए मैंने आपको इस टाइप से लिखकर आंसर बता रहे हैं कि क्रिप्टोगैम जिनके अंतर्गत थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा आते हैं, फेनरोगैम जिनके अंतर्गत जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। तो अगर आप ये भूल गए हैं, क्योंकि ये काफी नए टर्म्स आपको मिले हैं, शायद आपने पहली बार ही सुने हो इन टर्म्स को, तो आप के लिए एक रिवीजन के लिए है। तो अगर आप सीधे, अगर ये प्रमुख वर्ग में आप सीधे ये नाम 5 लिखेंगे तब भी आपका आंसर ठीक माना जाएगा, और इस वे में लिखेंगे तब भी आपका आंसर ठीक माना जाएगा। तो अगर आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है लर्न करना, तो आप सीधे ये 5 नाम लिख सकते हैं। क्लियर? सो वर्गीकरण का आधार है पादपों की शारीरिक संरचना में कोई विभेदीकरण है या नहीं है, पादप के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीजों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक है या नहीं, पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता है या नहीं, पौधों में के बीज नग्न है या फल के अंदर। ये देखिए, जब मैं हमारा आपकी बुक में जो चार्ट दे रखा था, मैंने आपको दिखाया था वो चार्ट, तो वो भी अगर आप देखेंगे तो ये उस पूरा चार्ट का लेवल ऐसे ही चेंज हो रहा है। तो थोड़ा सा अगर एक बार मैं चाहूंगी ये आप ये आंसर जब आप इसको पॉज करके आप बुक खोल लीजिए और जो आपका बुक में जो चार्ट दे रखा है ना उसको करें, और वहां आपने चाहे तो बुक में मार्क कर लें कि कैसे कैसे इस 4 स्टेजेस में आपका डिफरेंस जा रहा है। और उसको तो आप एक रिलेशन बना सकते हैं कि जो हमारा, जब हम पहले 2 वर्ड्स लिखे थे फिर नीचे हमने फिर उसको डिवाइड करते चले जा रहे थे, तो किस आधार पे हम विभेदीकरण कर रहे थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है एक बार फिर से अंतर वाला है, जंतुओं पौधों के वर्गीकरण के आधारों में मूल अंतर क्या है। तो पौधे, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई नहीं जाती है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, ये विषमपोषी होते हैं, ये भोजन हेतु पौधों पर निर्भर होते हैं। पौधों में पर्णहरित उपस्थित होते हैं, जंतु में पर्णहरित उपस्थित नहीं होते हैं। ये एक स्थान पर स्थिर रहते हैं और ये एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते। तो चलिए, ये तो आपको पौधों और जंतु में तो ये आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन ये आपके लिए नया, थोड़ा सा अभी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोशिका भित्ति, इसको हम सेल वॉल भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है वर्टिब्रेटा कशेरुकी प्राणी की विभिन्न वर्गों में बांटने के आधार की व्याख्या कीजिए। तो वर्टिब्रेटा अगर जो मीन्स कशेरुकी प्राणी में मेरुदंड और अंत्य कंकाल होता है, उन्हें पेशियों का वितरण और पेशियों का कंकाल से संबंध उन्हें चलने फिरने में सहायक होता है। तो देखिए, पेशियों का ये याद रखिएगा, आपका किसी भी रूप में ये पूछा जा सकता है कि मूवमेंट जो है वो कैसे संभव हो पा रहा है। तो जब पेशी कंकाल से जब अटैच्ड है टेंडोन के द्वारा, वो हम पुराना चैप्टर से रिलेट कर रहे हैं, तभी मूवमेंट हमारा एक इजीली हो पा रहा है। नहीं तो क्या होता, अगर हम हाथ मूव कर रहे हैं, हमारा मांसल कहीं और जा रहा होता, हमारी हड्डियां कहीं और मूव कर रही होती। लेकिन आज जो हमारा ये यूनिफॉर्म मूवमेंट हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि पेशियां जो है वो हमारे कंकाल से अटैच्ड है। इनमें मस्तिष्क, हृदय, वायु, बाह्य त्वचा के अनेक स्तर, हीमोग्लोबिन, अस्थियां, उपास्थियां आदि होते हैं। सभी कशेरुकाओं में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, और वो हैं कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, समतापी या असमतापी होते हैं। थोड़ा सा हमेशा हम कह रहे हैं, अब एक्सेप्शनल केसेस में आपको मिल सकते हैं। कशेरुक दंड और मेरु रज्जु होती है। अंडज, हृदय, देह हुआ, कवच रहित या कवच युक्त अंडे, क्लोम, त्वचा, फेफड़ों द्वारा श्वसन, त्रिकोरिक शरीर,
इनमें ऊतकों और अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है, इसलिए इन्हें मत्स्य, जल, स्थलचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी वर्गों में बांटा गया। तो देखिए हमारा यहाँ पे हमें नोटोकॉर्ड एक हमारी स्टार्ट हो गई है, जो धीरे धीरे जाकर हमारी वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। और अगर आप कहें तो ये नोटोकॉर्ड क्या है ना, आप ये हमारे अंदर ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो ये आपको एक नया वर्ड मैं बता रही हूँ कि वो आप जब 10th और 12th में जाएंगे तब इसको पढ़ेंगे, और कि जो हमारा मीन्स हमसे पहले जो स्पीशीज हुई थी उनमें वो एक ऑर्गन प्रेजेंट था, लेकिन धीरे धीरे कम होता चला गया। तो नोटोकॉर्ड हमारे क्या है, ये अगर आपके जो पीछे रीढ़ की हड्डी जा रही है ना, तो जहां वो फिनिश हो रही है बिल्कुल एंड पॉइंट पे हल्का सा एक क्या बहुत छोटा सा एक नुकीला पार्ट एक अभी भी हमारे अंदर है, क्योंकि उसका अब हमारे वर्टिब्रल कॉलम आ गई है, तो हमारे बॉडी का सपोर्ट उस पर है। तो नोटोकॉर्ड एक हमारी अभी भी हम जो स्तनधारी हैं उनमें पाई जाती है, मनुष्य में बहुत हल्का सा उसका एक पार्ट अभी भी बचा हुआ है। थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलो बच्चों, आज हमारा ये सेशन भी अब सारे प्रश्न उत्तर के साथ खत्म होता है, और जैसा मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि हमारा ये चैप्टर भी आज फिनिश हो गया है। नया सेशन नया चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। बाय।